असम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैथ्स एनालिसिस की एक और नई प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, एक नई प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द करंट इन द ब्रांच ईएफ ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट यूजिंग मैश मेथड। यानी इस सर्किट में मैश मेथड का यूज करके 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस का करंट हमें निकालना है, करंट पता करना है। तो मैश मेथड का यूज करके अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए, स्टेप 1 जो आपको लेना चाहिए वह है असाइन द नेम ऑफ ईच जंक्शन। इस सर्किट में जितने भी जंक्शंस हैं उन सभी जंक्शंस को आपको एक नाम असाइन करना है। हम ऐसा क्यों करते हैं यह मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए जंक्शन को नाम असाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने नाम असाइन कर दिया है। जैसे इस जंक्शन को मैंने ए नाम दिया है, इस जंक्शन को बी, ई, जी, एच, एफ, सी और डी। अगली स्टेप यानी स्टेप नंबर 2 में आपको मेश काउंट करना है। यानी सर्किट में जितने भी मेश हैं सबसे पहले आपको वो काउंट करना है। जैसे इस सर्किट में अगर हम काउंट करें तो यह है मेश नंबर 1, यह है मेश नंबर 2 और यह है मेश नंबर 3। यानी इस सर्किट में 3 मेश हैं और आपको ये याद रखना है कि सर्किट में जितने मैश होंगे उतनी मैश इक्वेशन बनेगी। तो अगर इस सर्किट में 3 मैश है यानी 3 मैश इक्वेशन बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में हमें करंट को एज्यूम करना है, करंट की डायरेक्शन को एज्यूम करना है। हर मैश में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन और करंट के नेम को एज्यूम करना है। तो मैंने यहाँ पर करंट की डायरेक्शन एज्यूम कर ली। हर मैश में मैंने क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन एज्यूम कर ली और करंट का नाम भी मैंने डिसाइड कर लिया। जैसे मैश 1 के करंट को मैंने I1 कहा है, मैश 2 के करंट को मैंने I2 कहा है और मैश 3 के करंट को मैंने I3 नाम दिया है। हालांकि आप चाहें तो इस डायरेक्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी करंट की डायरेक्शन को आप एंटी क्लॉकवाइज भी एज्यूम कर सकते हैं। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज्यूम करने में जो आंसर आएगा सेम आंसर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज्यूम करने में आएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको करंट की डायरेक्शन क्या रखनी है। अगली स्टेप में यानी स्टेप नंबर 4 में हमें हर मैश के लिए केवीएल इक्वेशन लिखनी है। तो चलिए केवीएल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन मैश ए बी सी डी। और इसी वजह से मैंने सबसे पहले जंक्शन के नाम असाइन करवाए थे, क्योंकि अगर आप लिखोगे कि अप्लाई केवीएल इन मैश तो एग्जामिनर को, चेक करने वाले को यह समझ में नहीं आएगा कि ये इक्वेशन किस मैश के लिए निकाली गई है। इसीलिए सबसे पहले हमें जंक्शन के नाम असाइन करना चाहिए। तो चलिए मैश 1 में केवीएल अप्लाई कर लेते हैं और इस पॉइंट से शुरुआत करते हैं। तो करंट निगेटिव टर्मिनल से इंटर करेगा और पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आएगा, यानी करंट लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ में 10 लिखेंगे। उसके बाद यह करंट 4 ओम रजिस्टर में जाएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया -4I1। उसके बाद यह करंट इस ब्रांच से होके गुजरेगा, इस 4 ओम रजिस्टर से होके गुजरेगा और इस ब्रांच में 2 करंट है, I1 और I2। तो हमें रिजल्टेंट करंट लिखना है और यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि आप जिस लूप की बात कर रहे हैं उस लूप के करंट को आपको हमेशा बड़ा एज्यूम करना है। तो चूंकि यहाँ पर हम लूप 1 के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं इसलिए मैंने I1 को बड़ा एज्यूम किया है और I2 को छोटा एज्यूम किया है। यहाँ पर मैंने लिखा है I1 माइनस I2। उसके बाद करंट आगे बढ़ेगा और अपने पाथ को कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं =0। चलिए अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये टर्म तो AC की AC आ जाएगी, दूसरी टर्म भी AC की AC आ जाएगी, वहीं तीसरी टर्म में -4I1 और I2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले I1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर टर्म बनेगी -4I1, -4 और -2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो हो जाएगा +4I2 =0। अब इस इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -8I1 + 4I2 =-10 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे लूप में केवीएल अप्लाई करते हैं। तो हम लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन मैश BEFC और हम मान लेते हैं कि करंट इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो करंट यहाँ से स्टार्ट होके 4 ओम रजिस्टर से होके गुजरेगा। तो हम लिखेंगे -4
I2 माइनस I1। इस बार मैंने I2 माइनस I1 लिखा है क्योंकि मैं लूप 2 की बात कर रहा हूं, तो लूप 2 के करंट को मैंने बड़ा एज्यूम किया है। उसके बाद करंट इस 2 ओम रजिस्टर से होकर गुजरेगा, तो उसके लिए मैंने लिखा है -2I2। उसके बाद करंट इस 2 ओम रजिस्टर से होकर गुजरेगा, तो उसके लिए मैंने लिखा है -2I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो -4 को I2 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे -4I2 माइनस माइनस प्लस 4I1 -2I2। अब इस -2 को I2 और I3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगी -2I2 माइनस माइनस प्लस 2I3 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इस इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे 4I1 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू -8I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 0, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब मेष नंबर 3 में केवीएल अप्लाई करते हैं, तो हम लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन मेष EGHF। इस मेष के लिए भी हम मान के चलते हैं कि करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लिखेंगे -2I3 माइनस I2। उसके बाद करंट 4 ओम रजिस्टर से होकर गुजरेगा, तो हम लिखेंगे -4I3। उसके बाद यह करंट प्लस साइन से इंटर होगा और माइनस साइन से बाहर आएगा, यानी हायर पोटेंशियल से करंट लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहा है, और इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है -20 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो -2 मल्टीप्लाइड बाय I3 तो -2I3 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाय -I2 तो +2I2 हो जाएगा। उसके बाद -4I3 को हम ऐसा की ऐसा लिखेंगे और -20 को हम इस साइड लेके आ जाते हैं, तो वो हो जाएगा +20। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे 2I2 -4 और -2 का एडिशन होगा, तो वो हो जाएगा -6I3 इज इक्वल टू 0, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। तो 3 लूप के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुकी है। पहली इक्वेशन है -8I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन है 4I1 माइनस 8I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 0, और तीसरी इक्वेशन है 2I2 माइनस 6I3 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इन तीनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और I1, I2 और I3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। और साइमल्टेनियस इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करें, क्योंकि एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो मैं इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूं। तो करंट की वैल्यू निकल के आती है I1 इज इक्वल टू 1.09 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू -0.312 एम्पियर और I3 इज इक्वल टू -3.437 एम्पियर। लेकिन हमें I1, I2 और I3 की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें इस ब्रांच के एक्रॉस का करंट निकालना है, यानी ब्रांच EF के एक्रॉस का करंट निकालना है। इस ब्रांच से दो करंट फ्लो हो रहे हैं, पहला करंट I2 माइनस I3 है और दूसरा करंट I3 माइनस I2 है। तो अब हमारे पास सवाल है कि इन दोनों करंट में से हमें कौन सा करंट लेना है। इसके लिए आपको यह याद रखना है कि जिस करंट की वैल्यू ज़्यादा हो उस करंट से दूसरे करंट को आपको माइनस करना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि I2 की वैल्यू बड़ी है I3 के कंपैरिजन में, तो इस वजह से हम लिखेंगे I2 माइनस I3। अब I2 और I3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो I2 की वैल्यू है -0.312 और ये माइनस होके प्लस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे +3.437 और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा -3.125 एम्पियर। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमने निकाल लिया है। अब आप देखोगे तो यहाँ पर करंट माइनस में है, रिजल्ट भी माइनस में आया है और ये दोनों करंट भी माइनस में है। तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये माइनस में क्यों है और माइनस का क्या मतलब है। तो माइनस का मतलब सिर्फ इतना है कि हमने जो करंट की डायरेक्शन एज्यूम की है I2 और I3 के लिए हमने जो करंट की डायरेक्शन एज्यूम की है वो गलत है। इन दोनों मेष में करंट क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो अगर आप इन दोनों मेष में एंटी क्लॉकवाइज वाले करंट को कंसीडर करेंगे तब आपका आंसर
प्लस में आएगा और न्यूमेरिक वैल्यू सेम रहेगी। न्यूमेरिक वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ साइन माइनस से प्लस हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।